हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूं। और जैसे कि आपको पता है ये आपकी एनसीईआरटी की क्लास है और क्लास 7 की हम यहां पर एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें ये आपका वीडियो डेली आता है। मैं डेली आपको ये क्लास दे रही हूं, तो बहुत ही जल्दी हम इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं यानी कि 12 अध्याय हैं। तो हम 9वें अध्याय पर आज पहुंच चुके हैं। तो आज हमारा लेसन नंबर 9 है, जिसमें कि आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनू में नए हैं तो स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। इतना काम करके तब उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ कि ये क्लास आपकी डेली आती है 1 बजे, ठीक है। डेली आपकी ये क्लास आती है 7 क्लास वाली, डेली 1 बजे आती है। इसके साथ ही सुबह 8 बजे आपकी एक दिन पॉलिटी और एक दिन हिस्ट्री की क्लास आती है। अच्छा, कभी कभी ये हिस्ट्री की जगह ज्योग्राफी भी हो जाता है, ठीक है, तो वो मैं ना करिएगा, क्योंकि 6 बजे भी आपकी क्लास आती है, एक दिन इकोनॉमिक्स और एक दिन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी हिस्ट्री का कभी कभी मेरे से गड़बड़ हो जाता है और मैं शेड्यूल जो है ना ऊपर नीचे कर देती हूँ, तो उसके लिए थोड़ा वो है। बाकी कोशिश यही रहती है कि टाइम मतलब हिस्ट्री सुबह 8 बजे ही आए, लेकिन शायद मुझसे एक दिन गड़बड़ हो गई 1 या 2 दिन, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो उसका माइंड मत करिएगा। और क्लास आपको रोज़ मिल रही है। और लेकिन यहाँ पे हम इन दोनों में करवा क्या रहे हैं, तो इसमें मैं एनसीईआरटी सार करवा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये जानकारी आपके लिए है, बाकी पुराने लोगों को तो पता ही है कि क्या चल रहा है क्लास में। और एनसीईआरटी सार करा रही हूँ, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, आपकी 1 लाइनर बेस्ड है, और जिसमें हम यूथ कंपटीशन की एनसीईआरटी सार करें। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पूरे टॉपिक वाइज हमें जो है क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, जो हमारे पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो वो सारे क्वेश्चंस हमें एक जगह मिल जा रहे हैं, और लेटेस्ट बुक है 2025 की, तो आपको लेटेस्ट सारा कुछ उसमें मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानकारी ख़त्म हो चुकी है, तो बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा चैप्टर है आज शासक से शासित तक सरकार के प्रकार, ठीक है। राज्य के आंतरिक प्रशासन में एक शासक का दायित्व 3 स्तरों पर होता है। रक्षा, बाह्य आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा करना, पालन, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना और सुचारू रूप से शासन संचालित करना, और तीसरा है योगक्षेम यानी कि जनता के हितों की रक्षा करना। ये कहना है कौटिल्य का, जो उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र की बुक में लिखा हुआ है। अब ये भारतीय संसद का भीतरी दृश्य है, इस चित्र में आप देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे इस लेसन में किस किन सवालों के जवाब मिलेंगे, तो सरकार के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, सरकार अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करती है, एक देश की सरकार जनता से किस प्रकार संवाद स्थापित करती है, और लोकतंत्र का क्या महत्व है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं। सरकार क्या है, इसके क्या कार्य हैं। कक्षा 6 में हमने जाना कि सरकार क्या होती है और इसकी कुछ भूमिकाओं का भी अध्ययन किया। सरकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि निम्नलिखित है। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोगों के लिए शांति, स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना, अन्य देशों के साथ संबंधों का संचालन करना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचना की आपूर्ति करना, ये सरकार का काम है। अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करना, लोगों के कल्याण और उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए कार्य करना, ठीक है। आइए पता लगाएं, क्या आपको अपनी कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक का ये चित्र याद है। मैंने आपको क्लास 6 की बुक कंप्लीट कराई है, तो आप उसमें ही जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो कक्षा 6 में हमने सीखा कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। भारत की तरह अनेक अन्य देशों में भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जबकि कुछ देशों में अन्य प्रकार की सरकारें हैं। सभी लोकतांत्रिक सरकारें भी एक जैसी नहीं होती हैं। इस अध्याय में हम सरकारों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे, उनके बीच के अंतर को जानेंगे और समझेंगे कि वे किस प्रकार कार्य करती हैं, ठीक है। लोकतंत्र क्या है, जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा, लोकतंत्र को सबसे अच्छी तरह जनता के शासन के रूप में समझा जा सकता है। इसका अर्थ है लोकतंत्र में शक्ति और सत्ता का स्रोत देश की जनता होती है। आइए इसे विद्यालय के एक उदाहरण से समझते हैं। लोकतंत्र संबंधी विद्यालय का उदाहरण। विद्यालयों में कई प्रकार की गतिविधियां और कार्य होते हैं, जिन्हें सभी विद्यालय अनिवार्य रूप से करते हैं। विद्यालय प्रतिदिन अनेक कार्यों का प्रबंधन तो करते ही हैं, साथ ही विभिन्न गतिविधियों को सुव्यवस्थित रूप से संचालन भी करते हैं। उदाहरण के लिए समय सारणी बनाना तथा उसका अनुपालन
सुनिश्चित करना, खेल कूद का आयोजन करना, मध्याह्न के समय भोजन परोसना जिसे मध्याह्न भोजन योजना कहा जाता है, बर्तन धोना, प्रार्थना सभा हेतु वक्ताओं का चयन करना तथा बस्ता रहित दिवसों के लिए गतिविधियां निर्धारित करना। इस प्रकार विद्यालयों में किए जाने वाले कार्यों की सूची बहुत लंबी है। इन कार्यों को करने के लिए प्रधानाध्यापिका को विद्यालय में एक विद्यार्थी समिति के गठन की आवश्यकता प्रतीत होती है, जिससे विद्यार्थी इन कार्यों के संचालन के लिए उपयोगी नियमों के विकास का हिस्सा बन सके और नियमों के क्रियान्वयन में सहायता कर उनका अनुपालन सुनिश्चित कर सके। प्रधानाध्यापिका के समक्ष अब ये प्रश्न था कि समिति के सदस्य कौन होंगे। प्रधानाध्यापिका ने प्रार्थना सभा में इस विषय पर चर्चा करी। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अच्छा होगा यदि कुछ विद्यार्थी स्वयं से इन कार्यों का दायित्व ले, जिसके लिए एक विद्यार्थी समिति का गठन किया जाना चाहिए। ये सुनकर विद्यार्थी उत्साहित हो गए और आपस में चर्चा करने लगे। नगमा कहने लगी, कक्षा 12 के विद्यार्थी वरिष्ठम हैं, हम सभी कार्यों का ध्यान रखेंगे। शोभा बोली, लेकिन आपकी पढ़ाई तो कुछ ही महीनों में पूरी हो जाएगी, इसलिए कक्षा 11 के विद्यार्थियों का ये सभी दायित्व लेने चाहिए। गुरप्रीत कहता है, यदि केवल एक ही कक्षा के विद्यार्थी सभी दायित्व संभालेंगे तो वे अन्य कक्षाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं को कैसे जानेंगे। ऐसी रोचक स्थिति में विद्यार्थी अंततः 3 विकल्पों पर पहुंचे। विद्यालय में सभी समिति का हिस्सा बन सकते हैं और दायित्व निभा सकते हैं। प्रधानाध्यापिका स्वयं विद्यार्थियों का चयन समिति के लिए कर सकती हैं। विद्यार्थी मतदान के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि ही समिति के सदस्य होंगे। पहला तरीका आकर्षक प्रतीत हो सकता है, किंतु यदि विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी समिति का सदस्य होगा तो किसी निर्णय तक पहुंच पाना कठिन होगा और लिए गए निर्णयों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना भी कठिन होगा। दूसरे तरीके में, क्योंकि प्रधानाध्यापिका स्वयं समिति के लिए विद्यार्थियों का चयन कर रही हैं, इसलिए अधिकांश विद्यार्थियों को दायित्व नहीं मिल सकेगा। साथ ही उनके पास ये सुनिश्चित करने का भी कोई तरीका नहीं होगा कि उनकी बात सुनी जा सके, उन्हें क्या चाहिए और उनकी क्या आवश्यकता है। हालांकि तीसरे तरीके में प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी अपने बीच में से किसी ऐसे विद्यार्थी को अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं जिस पर उन्हें विश्वास हो कि वो प्रभावशाली रूप से उनकी कक्षा की आवश्यकताओं का पक्ष रख सकेगा। ये प्रतिनिधि समिति में कार्य करेगा, अर्थात विद्यार्थी समिति में प्रत्येक कक्षा में प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। प्रतिनिधियों के चयन और समिति के गठन की ये प्रक्रिया ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सरकार के कार्य। आरंभ में हमने चर्चा की थी कि सरकार हमारे जीवन में अनेक दायित्वों का निर्वहन करती है। उसी प्रकार विद्यालयों में विद्यार्थी समिति के भी विभिन्न दायित्व होते हैं। जिस प्रकार सरकार आवश्यक नियम बनाती है, उनका क्रियान्वयन करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सभी लोग इन नियमों का पालन करें, उसी प्रकार विद्यार्थी समिति आवश्यक नियम बनाती है, उन्हें लागू करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सभी विद्यार्थी इन नियमों का पालन करें। सरकार के ये तीनों ही दायित्व महत्वपूर्ण है। कानूनों का निर्माण करना विधायी कार्य कहलाता है। किसी देश के संचालन हेतु ये कानून एक सशक्त आधार प्रदान करते हैं। इन नियमों का कार्यान्वयन करना और उनके अनुसार देश का प्रशासन कार्यपालिका संबंधी कार्य कहलाता है। वहीं कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का निपटारा करना न्यायिक कार्य कहलाता है। लोकतंत्र को जनता के शासन के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे विद्यालय में प्रतिनिधि चुनने की तीसरी विधि अपनाई जाती है, उसी प्रकार लोकतंत्र में भी जनता स्वयं पर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। हालांकि सभी देश अपने प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु एक जैसी प्रणाली का प्रयोग नहीं करते। इस विषय को हम आगे विस्तार से समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का, यूएसए से लिया गया चित्रकार वेंडर द्वारा वर्ष 1896 में बनाया गया सरकार नामक भित्ति चित्र है ये। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया, जो आज भी व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। सरकारें किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती हैं, तो किसी भी देश की सरकार समय के साथ विकसित होती है। प्रत्येक देश का अपना विशिष्ट इतिहास, संस्कृति और आकांक्षाएं होती हैं, इसलिए अलग अलग देशों की सरकारों में भिन्नता स्वाभाविक है। आइए कुछ ऐसे पक्षों पर विचार करें जो एक सरकार को दूसरी सरकार से भिन्न बनाते हैं। इन भिन्नताओं को हम आगे अध्याय में अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियों का अध्ययन करते समय और अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। सरकारों के बीच प्रमुख अंतर। ये सरकार
सरकार है ये तय करने का अधिकार किसे है। तो विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के मध्य ये आधारभूत अंतर होता है। ये प्रश्न है कि ये हमारे देश की सरकार है किसके द्वारा तय किया जाता है, अर्थात सरकार को उसका अधिकार है और शक्ति प्रदान करने वाला कौन है। उदाहरणतः भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में देश की जनता ये निर्णय करती है और सत्ता का स्रोत होती है, जबकि धर्मतंत्री व्यवस्था में सत्ता का स्रोत धार्मिक विश्वास और धार्मिक संस्था का मुखिया होता है। ठीक है, ये सरकार है ये तय करने का अधिकार किसे है। अब आ जाते हैं सरकार का गठन किस प्रकार होता है। तो लोकतंत्र में सरकार का गठन सामान्यतः किसी न किसी प्रकार के निर्वाचन के माध्यम से होता है, जबकि जिन राजतंत्रात्मक राज्यों में राजा या रानी होते हैं वो सामान्यतः राज परिवार का ही कोई सदस्य शासन करता है और निर्णय लेता है। किस प्रकार शासन किया जाए, सरकार बनाने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि लोकतंत्रों में भी निर्वाचन की विभिन्न प्रणालियाँ अपनाई जा सकती हैं। सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं और वे क्या कार्य करते हैं। किसी भी सरकार के अनेक अंग होते हैं जो विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सरकार के 3 प्रमुख कार्य विधायी, कार्यकारी और न्यायिक एक ही संस्था या 3 अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किए जा सकते हैं। देश में शासन चलाने की व्यवस्था को एक प्रलेख में लिखित रूप दिया जा सकता है जिसमें देश के मूलभूत नियम होते हैं, इसे संविधान कहा जाता है और यही राज व्यवस्था अधिकांश लोकतंत्रों में अपनाई जाती है या फिर यह व्यवस्था राजा या रानी के द्वारा तय की जा सकती है, जैसा कि राजतंत्र में होता है जहां शासन राजा या रानी के द्वारा किया जाता है। सरकार किस उद्देश्य से कार्य कर रही है, वो कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। तो सरकारों का गठन कुछ मूल्यों और आदर्शों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कुछ सरकारें जैसे भारत सरकार समता और समस्त नागरिकों की समृद्धि के लिए काम करती है, जबकि कुछ अन्य प्रकार की सरकारों का उद्देश्य सीमित हो सकता है। सरकार के विभिन्न स्वरूपों में इन 4 प्रमुख पहलुओं के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यद्यपि अन्य प्रकार की भिन्नताएं भी संभव है। आइए अब हम सरकारों के कुछ विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। विश्व में लोकतांत्रिक सरकारें। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र शासन का सबसे लोकप्रिय स्वरूप बन गया है। अध्याय के इस भाग में हमने समझेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारें भी भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन इन विविधताओं को जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम लोकतंत्र के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझें जो प्रत्येक लोकतंत्र में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत। लोकतंत्र में समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान व्यवहार पाने का अधिकार प्राप्त है। इसका अर्थ ये भी है कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं समान रूप से मिलनी चाहिए और सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्रता से तात्पर्य नागरिकों को स्वयं चयन करने और अपना मत अभिव्यक्त करने के अधिकार से है। प्रतिनिधि सहभागिता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। चुने गए प्रतिनिधि विधायिका का भाग बनते हैं और सरकार के विभिन्न निर्णयों में नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। प्रत्येक नागरिक को निर्धारित आयु से ऊपर अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान का अधिकार प्रदान करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार जैसे मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी को लोकतंत्र में प्रदान किया जाता है और संरक्षित किया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो और नागरिकों के साथ साथ सरकार के सभी अंगों के द्वारा कानूनों का पालन हो। लोकतंत्र के ये मौलिक सिद्धांत भी समय के साथ विकसित हुए। उदाहरण के लिए भारत ने 1950 में गणराज्य बनने के साथ ही सभी वयस्कों को चुनाव में मतदान का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर दिया था, जबकि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को यह अधिकार 1971 में मिला। ये स्पष्ट है कि उपयुक्त सिद्धांत एक आदर्श है। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इन आदर्शों को पूर्णतः व्यवहार में नहीं उतार पाती, फिर भी ये आवश्यक है कि सभी व्यक्ति इन आदर्शों को अपने मानस में स्थान दें तथा इन्हें लोकतांत्रिक जीवन की दिशा में प्रेरक बनाएं। लोकतांत्रिक सरकारों के विभिन्न स्वरूप। आइए अब हम विश्व भर में प्रचलित लोकतांत्रिक सरकारों के विभिन्न स्वरूपों को समझते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो व्यवस्था है जिसमें देश के सभी नागरिक शासन संबंधी सभी नियमों, नीतियों एवं कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं और वे सभी निर्णयों में स्वयं भाग लेते हैं। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड जैसे देश में इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जाती है। इस शासन प्रणाली की एक सीमा ये है कि इसे व्यवहार में लागू करना अधिक कठिन है, विशेष रूप से बड़े देशों में, जैसा हम अपने विद्यालय की कहानी में देख चुके हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी समिति का भाग बनता है तो निर्णय लेना और सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करना कठिन हो जाएगा। प्रतिनिधि सरकार।
यह लोकतांत्रिक सरकार का वो स्वरूप है जिसमें नागरिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जैसा कि भारत में होता है। इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सीधे शासन नहीं करती, किंतु सरकार सदैव जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। चुनाव प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग होते हैं, जिसके माध्यम से जनता अपनी इच्छा के अनुसार सरकार में बदलाव कर सकती है। इसलिए चुनाव नियमित और निश्चित अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। भारत में प्रत्येक 5 साल में आम चुनाव होते हैं, जबकि अमेरिका में प्रत्येक 4 साल में आम चुनाव होते हैं। जैसा कि हमने आरंभ में पढ़ा कि लोकतंत्र समय के साथ विकसित हुआ और इसकी विशेषताएं भी परिवर्तित हुई। आज भी इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के कार्य करने के तरीकों में कई भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये याद रखना आवश्यक है कि जब इन देशों ने लोकतंत्र अपनाया तब उनके पास लोकतंत्र के वे सभी सिद्धांत नहीं थे जिस रूप में हम आज उन्हें समझते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में प्रभावी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1928 में लागू हुआ और अमेरिका में ये 1965 में लागू हो सका। अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना 1787 में हुई। स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र की स्थापना 1848 में हुई। भारत में लोकतंत्र की स्थापना 1947 में हुई। जर्मनी में लोकतंत्र की स्थापना 1949 में हुई। केन्या में लोकतंत्र की स्थापना 1964 में हुई और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई। आज अधिकांश लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र की प्रणाली अपनाते हैं, किंतु प्रत्येक लोकतंत्र का कार्य करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। सामान्यतः प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 प्रमुख स्वरूप होते हैं। पहला, संसदीय लोकतंत्र। इस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका का भी हिस्सा होते हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के सदस्य भी होते हैं। मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और तब तक कार्य करती है जब तक उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त रहता है। भारत में जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहता है वो तब तक कार्य करती है। इस प्रकार की सरकार में जनता केवल विधायिका के सदस्यों का ही निर्वाचन करती है, न कि कार्यपालिका का। विधायिका के कुछ चयनित सदस्य ही मंत्री बनते हैं। दूसरी इसमें प्रणाली है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इस प्रकार की शासन प्रणाली में न केवल न्यायपालिका बल्कि कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र कार्य करती है। राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, इसलिए राष्ट्राध्यक्ष को अपना पद बनाए रखने के लिए विधायिका के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न स्वरूपों की संरचनाएं अलग अलग होती हैं। आप अगले पृष्ठ की तालिका में इन मूलभूत अंतरों को समझ सकते हैं। निम्न शब्दों से क्या तात्पर्य है? कार्यपालिका, तो कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो कानून को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है और इसके चुनाव की प्रक्रिया विभिन्न देशों में अलग अलग होती है। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न स्वरूप, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। विधायिका में निम्न सदन, लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। न्यायपालिका में कार्यपालिका एवं विधायिका से स्वतंत्र शक्तियों का पृथक्करण है। राष्ट्राध्यक्ष ये है भारत में। ठीक है। तो भारत में कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। विधायिका में निम्न सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। न्यायपालिका में कार्यपालिका एवं विधायिका से स्वतंत्र शक्तियों का कार्यपालिका में विधायिका से स्वतंत्र है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है। अमेरिका में आप देख सकते हो राष्ट्राध्यक्ष होता है कार्यपालिका का। उच्च सदन निम्न सदन से अधिक शक्तिशाली होती है। कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र है। दक्षिण कोरिया में भी राष्ट्राध्यक्ष होता है। एक एकल सदन राष्ट्रीय सभा होती है। कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र है यहाँ भी। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वाला हिसाब है। कार्यपालिका में उच्च सदन निम्न सदन दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली हैं यहाँ पे, और कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र है यहाँ भी। ठीक है। विधायिका क्या है? तो विधायिका सरकार का वो अंग है जो कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होता है और इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसे संसद कहा जाता है और अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है। अधिकांश लोकतंत्रों में इसमें 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है। उच्च सदन और निम्न सदन क्या होता है? तो अधिकांश देशों में निचले सदन के सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर चुना जाता है और ये समानता उच्च सदन से अधिक शक्तिशाली होता है, जिसे चुनाव या नामांकन के द्वारा गठित किया जाता है। भारत में निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा कहलाती है। बात करते हैं शक्तियों का पृथक्करण की। तो इसका अर्थ है कि सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
ठीक है। इस अभ्यास से आपने अवश्य ही ये समझा होगा कि लोकतांत्रिक सरकारों के विभिन्न स्वरूपों के गठन, संरचना और कार्य करने की विधियां अलग अलग होती हैं। इसके साथ ही सरकार के तीनों अंगों के मध्य संबंध भी भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आरंभ में पढ़ा, कुछ विशेषताएं जैसे समानता, स्वतंत्रता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आदि सभी लोकतंत्रों में समान रूप से विद्यमान रहती हैं। ठीक है, आइए पता लगाएं। तो ये बच्चों के लिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इतिहास की एक झलक, प्रारंभिक गणराज्य की बात करते हैं। तो गणराज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है और वो वंशानुगत राजा या रानी नहीं होता, जैसा कि आपने नवारंभ, नगर और राज्य अध्याय में पढ़ा होगा। भारत के प्राचीन महाजनपदों में कम से कम 2 ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ ये व्यवस्था थी। तो वो कहाँ थी? वज्जी महाजनपद में विशेष रूप से लिच्छवी कुल सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अपनाता था और नेता जन्म के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर चुने जाते थे। मुख्य पदों पर चुनाव के आधार पर नियुक्तियां की जाती थी और विभिन्न कुलों के प्रतिनिधि नियमित रूप से बैठक करते थे, जिससे कि जन कल्याण के लिए समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इसलिए ऐसे राज्यों को प्रारंभिक गणराज्य कहा गया है। वास्तव में भारत में आम जनता की आवाज़ को सदियों से महत्व दिया गया, भले ही सत्ता राजा या रानी के हाथों में रही हो। चोल काल 10वीं शताब्दी के उत्तर मेरू शिलालेखों में इसका उल्लेखनीय उदाहरण मिलता है। तमिलनाडु में स्थित ये शिलालेख ग्राम सभा, स्थानीय प्रशासनिक निकाय के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हैं। इनमें सीलबंद मतपेटियों द्वारा चुनाव सदस्यों की योग्यताएं, उनके कर्तव्य और हटाए जाने की स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे तत्काल पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, उत्तर मेरू तमिलनाडु के बैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवार पर अंकित चोल कालीन शिलालेख है ये। ठीक है, अब विश्व के अन्य भागों में भी गणराज्य थे। 5वीं और 4वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में रोम और ग्रीस में गणराज्य प्रणाली प्रचलित थी। ग्रीस के कुछ क्षेत्रों में केवल स्वतंत्र पुरुषों को मतदान का अधिकार था, जबकि महिलाओं, श्रमिकों और दासों को यह अधिकार नहीं था। कुछ अन्य क्षेत्रों में केवल एक विशेषाधिकार प्राप्त छोटा वर्ग ही मतदान या निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकता था। अन्य प्रकार की सरकार, तो पूर्व में हमने देखा कि लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है और इसके भी विभिन्न स्वरूप होते हैं। आइए अब अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं और उनकी मूलभूत संरचनाओं को समझते हैं। राजतंत्र, जैसा हमने अतीत के चित्रपट अध्याय में देखा कि महाजनपदों के शासक राजा हुआ करते थे, जिन्हें सभा या समिति के द्वारा मार्गदर्शक दिया जाता था। उनमें यह अपेक्षा दी जाती थी कि वे इन संस्थाओं के द्वारा दी गई सलाह और उनके निर्णयों को गंभीरता से लें। जैसे जैसे भारत में साम्राज्यों का निर्माण और विस्तार होता गया, राजाओं को अपार शक्ति प्राप्त होती गई। फिर भी वे शासन चलाने के लिए मंत्रिपरिषद और अधिकारियों के एक व्यापक तंत्र पर निर्भर करते थे। अनेक बार राजा धर्म संबंधी विषयों पर विद्वानों से परामर्श लेते थे। हालांकि ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ राजाओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग जनता को अपने अधीन करने के लिए किया। विश्व के कुछ भागों में राजाओं के पास पूर्ण सत्ता होती थी। वे स्वयं कानून बनाते थे और उन्हें लागू करते थे और दंड भी निर्धारित करते थे। कुछ मामलों में तो उन्होंने ये तक दावा किया कि उन्हें ईश्वर से दिव्य शक्ति प्राप्त है। सांची स्तूप के स्तंभ की आराधना यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि भारत के कई क्षेत्रों में राजा की शक्ति ना तो निरंकुश थी और ना ही आलोचना से मुक्त थी। उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वे राजधर्म की सीमाओं में रहकर निर्णय लें। इसका अर्थ था कि वे राजधर्म के अनुसार शासन करें और सभी लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखें। हालांकि इस आदर्श समिति को सभी राजा व्यवहार में नहीं लागू कर सके। आइए विचार करें, यदि कोई राजा स्वयं को ईश्वरीय शक्तियों से युक्त मानने लगे तो क्या हो सकता है। अब यहाँ पर कौन सा चित्र दिया हुआ है देखते हैं। तो ये चित्र है 17वीं शताब्दी के राजपूतकालीन लघु चित्रकला का, जिसमें भीष्म जो है वो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, युधिष्ठिर को शिक्षा दे रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण सैया के सिरहाने विराजमान होकर इस क्षण के साक्षी बने हैं। ठीक, महाभारत के शांति पर्व में जब कुरुवंशी वृद्ध और ज्ञानी भीष्म बाणों की सैया पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब वे बड़े विस्तार से पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को सुशासन, न्याय और राजा के नैतिक दायित्व के विषय में उपदेश देते हैं। एक राजा केवल शासक ही नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी प्रजा का कल्याण होता है। उसे निष्पक्ष रूप से कानून को लागू करना चाहिए, जिससे न्याय और समानता सुनिश्चित हो सके। उसे सत्ता से आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अहंकार और भ्रष्टाचार जन्म लेते हैं।
राजा को उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए विद्वान सलाहकारों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि उसकी सत्ता अस्थायी है और वो धर्म के बंधन से बंधी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा चंद्रापीड अपनी इष्ट देवी के लिए एक मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन एक हठी मोची की झोपड़ी उस स्थान पर स्थित थी जहाँ मंदिर बनना था। जब शिल्पकारों ने राजा से शिकायत की कि मोची उन्हें भूमि का नाप तक नहीं लेने दे रहा है, तो राजा ने शिल्पकारों को ही दोषी ठहराया कि उन्होंने पहले मोची से अनुमति क्यों नहीं ली। राजा ने स्वयं मोची को दरबार में बुलाया। मोची ने बताया कि उसकी झोपड़ी उसके लिए माँ के समान है और राजा के लिए जितना मूल्यवान राजमहल है उतना ही वो झोपड़ी उसके लिए मूल्यवान है। उसने कहा, किसी का घर बलपूर्वक छीन लिए जाने पर उन्हें जिस पीड़ा का अनुभव होता है उसे केवल वही समझ सकता है जो या तो देवता होकर अपने दिव्य रथ से गिर पड़ा हो या राजा हो जिसने अपना राज्य खो दिया हो। फिर भी मोची ने कहा कि यदि राजा स्वयं आए और सम्मान पूर्वक उससे अनुमति मांगे तो वो अपनी झोपड़ी छोड़ने को तैयार है। राजा स्वयं उसके पास गए, विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया और उसे बदले में उचित धनराशि प्रदान करी। इस प्रसंग का निष्कर्ष था कि जो लोग सुख की कामना करते हैं उन्हें झूठे अहंकार को त्याग देना चाहिए। मोची ने राजा की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा करी, जिससे एक साधारण व्यक्ति के साथ भी न्यायपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार किया। कश्मीरी विद्वान कल्हण के द्वारा ये रचित राजतरंगिणी में लिखा हुआ है 12वीं शताब्दी सामान्य संवत में। अब बात करते हैं वर्तमान राजतंत्र की। तो राजतंत्र वो शासन प्रणाली है जिसमें राजा द्वारा शासन किया जाता है। राजा या रानी को सम्राट या साम्राज्ञी भी कहा जाता है, जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। राजतंत्र प्रणाली सामान्यतः वंशानुगत होती है, जिसमें राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही भावी राजा होता है। वर्तमान में हम दो प्रकार के राजतंत्र देखते हैं। निरंकुश राजतंत्र है पहला। तो निरंकुश राजतंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें राजा को कानून बनाने, उन्हें लागू कराने और उनके उल्लंघन की स्थिति में न्यायिक निर्णय देने का पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, सऊदी अरब एक उदाहरण है जहां राजा के पास संपूर्ण सत्ता होती है और वो इस्लामी कानून के अनुसार शासन करता है। हालांकि वो एक सलाहकार परिषद नियुक्त करता है, परंतु उस परिषद की सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। दूसरा है आपका संवैधानिक राजतंत्र। तो आइए एक अलग प्रकार के राजतंत्र का उदाहरण देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन भी एक राजतंत्र है जहां राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी होते हैं, परंतु उनके पास केवल औपचारिक शक्ति होती है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास होती है और कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग की जाती है। इसका अर्थ है कि सभी कानून जनता के द्वारा संसद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्मित किए जाते हैं और कार्यकारी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाता है। इसलिए भले ही ब्रिटेन में राजतंत्र के प्रतीक के रूप में आज भी राजा होता है, किंतु वास्तव में ब्रिटेन एक संसदीय लोकतंत्र है। इस प्रकार के लोकतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। ठीक है, किसी विदेशी गणमान्य की यात्रा के दौरान एक भव्य सवारी में राजा चार्ल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आ जाती है बात धर्मतंत्र। धर्मतंत्र वो शासन प्रणाली है जिसमें देश का शासन धार्मिक नियमों और धार्मिक नेताओं के निर्देशों के अनुसार होता है। ईरान, जिसका आधिकारिक नाम इस्लामिक ईरान गणराज्य है, एक विशिष्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है जिसमें धर्मतंत्र और लोकतांत्रिक शासन दोनों ही प्रणालियों का समन्वय है। वहाँ का संविधान इस्लाम के मूलभूत नियमों पर आधारित है, जो देश का आधिकारिक धर्म है। वहाँ का सर्वोच्च नेता विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों पर सर्वोच्च अधिकार रखता है। इस पद पर नियुक्ति इस्लामी धर्म गुरुओं के एक समूह के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल जीवन पर्यंत होता है। साथ ही एक निर्वाचित राष्ट्रपति और संसद भी होती है जो दैनिक प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं। इस राज्य का उद्देश्य इस्लामी नियमों पर आधारित समाज की स्थापना करना है। वर्तमान समय में अफगानिस्तान और वेटिकन सिटी भी धर्मतंत्र के उदाहरण है। अब देखते हैं तीसरा, अधिनायक तंत्र। तो अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति या छोटा समूह संपूर्ण सत्ता पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार के शासन में संविधान या कानून के द्वारा शासक के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। 20वीं शताब्दी में ऐसे कई तानाशाहों के उदाहरण देखने को मिले जिन्होंने लोगों के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियां उत्पन्न की। यहाँ हम उनमें से दो का उदाहरण देखेंगे। 1933 में जब एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया, उसके तुरंत बाद ही उसने ऐसे
ऐसे कानून बनाए जिन्होंने उसे निरंकुश शक्ति प्रदान करी और विपक्ष को समाप्त कर दिया। वो अब एक तानाशाह बन चुका था। अपनी नस्ली श्रेष्ठता पर विश्वास करते हुए उसने माना कि जर्मनी को दुनिया पर शासन करना चाहिए और हीन नस्लों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी चाहिए। वो कम से कम 60 लाख यहूदियों की हत्या के लिए उत्तरदायी था, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही हज़ारों रोमा और अन्य समूहों के लोगों की भी हत्या की गई। वास्तव में वो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 का प्रमुख कारण बना, जिससे कई देशों में जीवन और संपत्ति की भारी हानि हुई। ईदी अमीन युगांडा, ये आप चित्र देख सकते हो। ईदी अमीन युगांडा में एक सैन्य तानाशाह था। वो हज़ारों लोगों की नृशंस हत्या करने के लिए उत्तरदायी था। अनेक भारतीय जिनके पूर्वज कुछ पीढ़ियों पहले युगांडा आए थे, उन्हें देश छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। ठीक है। रोमा या रोमनी लोग मूलभूत से घुमंतु थे। उनके भाषाई और सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर विद्वानों ने ये माना कि उनका मूल स्थान भारत है। वे सबसे पहले यूरोप के पूर्वी हिस्से में बसे, लेकिन अब वे विश्व के कई देशों में प्रवास कर चुके हैं। शेन की कहानी, तो शेन उत्तर कोरिया में रहता है। वहाँ उसके दैनिक जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े पहलुओं के लिए सरकार द्वारा नियम निर्धारित है। वो इस समय अनिवार्य सैन्य सेवा कर रहा है, जिससे इससे अपेक्षा की जाती है कि वो जब तक सेना में रहेगा तब तक वो सरकार चाहेगी। वहाँ इस बात के लिए भी नियम है, और उसे बाल कैसे कटवाने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं। वो इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए अपने देश के बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जानता। सरकार उसके सभी क्रियाकलापों को बहुत नज़दीक से देखती है और उससे अपेक्षा भी है कि यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो शेन उसकी जानकारी सरकार को देगा। एक दिन वो एक पर्यटक से मिला, जिसने उससे पूछा कि यहाँ तुम सभी के बाल एक जैसे क्यों बने। शेन ने उत्तर दिया, हम सभी नए तरीक़ों से बाल बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार निर्धारित करती है हमें किस प्रकार से बाल रखने चाहिए। ठीक है। तो क्या शेन का देश एक लोकतांत्रिक देश कहा जा सकता है, बताइए। अब बात करते हैं अल्पतंत्र की। तो ओलिगार्की ग्रीक मूल का शब्द है, जहां ओलिगोश का अर्थ है कुछ और आर्को का अर्थ है शासन करना। इस प्रकार ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कुछ शक्तिशाली लोग या परिवार शासन करते हैं और सारे महत्वपूर्ण निर्णय वही लेते हैं। प्राचीन ग्रीस में कुछ स्थानों पर कुलीन परिवारों के द्वारा शासन किया जाता था, जो ओलिगार्की के उदाहरण माने जाते हैं। कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों के अनुसार आधुनिक समय में कुछ लोकतंत्रों में देखा गया कि कुछ शक्तिशाली राजनेता और बड़े व्यापारिक घराने शासन पर अत्यधिक प्रभाव रखते हैं। ठीक है। अब ये देखो चित्र दिया हुआ है, अल्पतंत्री स्थिति को दर्शाता हुआ 1989 का एक व्यंग चित्र है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है? तो विभिन्न प्रकार की सरकारें हमें बताती हैं कि लोकतंत्र ही देशों में शासन व्यवस्था का एकमात्र तरीका नहीं है, किंतु अधिकतर देशों में लोकतंत्र को अन्य प्रकार की शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो आइए इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए तुलना करें। शासन प्रणालियों के लिए विभिन्न स्वरूपों में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें और रिक्त स्थानों को हाँ या नहीं में भरें। तो ये बच्चों के लिए, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपने पूर्व में अलग अलग शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा और ये भी समझा कि एक देश की शासन व्यवस्था उसके नागरिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। पिछली तालिका में हमने देखा कि नागरिकों की पसंद और अधिकारों का प्रतिनिधित्व विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग होता है। वास्तविक लोकतंत्र में लोग अपना दैनिक जीवन अपने ढंग से जी सकते हैं। वे क्या बोलना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, किस विश्वास को मानना चाहते हैं और अपनी अभिव्यक्ति कैसे करना चाहते हैं, ये सब निर्धारित करने की स्वतंत्रता उन्हें होती है, जब तक कि वो अन्य किसी के अधिकार को क्षति ना पहुंचाएं। लोकतांत्रिक सरकार में लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। सरकार की उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करे। यदि सरकार अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वाह नहीं करती तो लोग चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को बदल सकते हैं। इससे सरकार की कार्यप्रणाली पर निरंतर निगरानी बनी रहती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक सरकार के मूल और आदर्श सभी नागरिकों की भलाई पर केंद्रित होने चाहिए। हमारा देश भी एक लोकतंत्र है और आप हमारे दैनिक जीवन में लोकतंत्र की अनेक विशेषताओं को देख सकते हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि आज विश्व के आधे से अधिक देशों ने लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन अपनाया है। हालांकि ये भी याद रखना ज़रूरी है कि लोकतंत्र की भी अपनी चुनौतियां हैं। कई मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार,
आर्थिक विषमता, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कुछ लोगों का अत्यधिक नियंत्रण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्षरण, सूचना माध्यमों का दुरुपयोग आदि लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त करने में बाधाएं बन सकते हैं। हम एक व्यक्ति और समाज के रूप में सजग रहकर इन समस्याओं और बाधाओं को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो सरकार किसी भी देश के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समूचे विश्व में विभिन्न प्रकार की सरकारें इन प्रश्नों के अलग अलग उत्तर देती हैं। ये सरकार है, इसे कौन निर्धारित करता है, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं और वे क्या कार्य करते हैं, सरकार किसके लिए काम करती है, सरकार को किन मूल्यों और आदर्शों का पालन करना चाहिए। वर्तमान में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली लोकतंत्र है। विश्व भर में लोकतांत्रिक सरकारों के विविध स्वरूप विद्यमान है, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र सम्मिलित है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी दो प्रमुख प्रकार होते हैं, अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली, और भारत में संसदीय लोकतंत्र है। अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में राजतंत्र, धर्मतंत्र, अधिनायक तंत्र और अल्पतंत्र संबंधित है। लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके समक्ष गंभीर चुनौतियां भी हैं, जिनके लिए नागरिकों को सजग और सतर्क रहना आवश्यक है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन जो है वो फिनिश होता है। तो हमने आज का ये बहुत लंबा एक चैप्टर था जिसे हमने कंप्लीट किया, और हमने इसमें शासन व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ जाना भी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, और ये आपको जैसा कि समझ आ रहा होगा, ये आपका सिविक्स का यानी कि पॉलिटी का चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चूँकि अब आपको पता ही है कि बुक जो है वो पूरी कंबाइंड आने लग गई है, तो थोड़े चैप्टर आपको स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर थे वो आपको ज्योग्राफी के मिले थे, उसके बाद के आपको चैप्टर मिले थे हिस्ट्री के, और अब आपके चैप्टर हैं ये सिविक्स का। ठीक है, तो अब 4 चैप्टर और बचे हैं आपके, 3 चैप्टर, सॉरी 12 चैप्टर हैं इसमें। तो इसमें हमें इकोनॉमिक्स भी शायद मिल जाएगी थोड़ी, या फिर हो सकता है इसी का ही हो, अभी आगे देखेंगे क्या है इसमें। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? तो अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दूसरों के साथ शेयर प्लीज़ कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ लोग जुड़ सकें और लोगों का भी फ़ायदा हो सके और मेरा भी फ़ायदा हो सके। और इतनी देर जो कंटिन्यूसली पूरा लेसन कंप्लीट करती है उससे मैं खुद तो पढ़ती हूँ, साथ ही साथ आपको भी थोड़ा बहुत इसमें से कंटेंट मिल जाता होगा। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप आराम से 2x 3x 5x जिस स्पीड में सुन सकते हैं उस स्पीड में सुन के इसको चला लीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। अगर 2-3 बार आप इसको सुन भी लेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कनेक्टेड रहिए स्टडी विद एनु के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। राधे कृष्णा।